एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है मैंने। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। डिवोर्स के बाद पूछ जाए। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं समय रैना के नए स्पेशल स्टिल अलाइव का। मेरे को लगता है स्टिल अलाइव में वैसे बहुत सारी चीजें थी जो मल्टी लेयर्ड थी। लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर का लेयर अच्छा लगा, लोग हंसे है, इमोशनल हुए, ठीक है, लेकिन कभी मल्टी लेयरिंग ऐसा लेयर्स में गए ही नहीं कि समय ने और क्या क्या बताया था। मैं कोशिश करूंगा आज पॉइंटर्स वाले वीडियो में तुम लोगों को सब कुछ बताऊं जितना मेरे को पता चला। एंड यार टोटल 40 पॉइंटर्स लिखे हैं आज मैंने। हालत पतली हो जाएगी बट ठीक है, करते हैं मजा आएगा, करते हैं। तो 1 से 10 पॉइंटर्स तक मैं तुमको बताऊंगा। ओपनिंग टोन, इंटेंट भी कह सकते हो उसको। 11 से 20 तक मैं बताऊंगा इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। 21 से 30 तक मैं बताऊंगा पर्सनल और इमोशनल कोर। देन 31 से 35 तक मैं बताऊंगा कॉमेडी क्राफ्ट। देन 36 से 40 तक मैं बताऊंगा मेटा मीनिंग्स एंड इंपैक्ट। तो पॉइंट नंबर 1 स्पेशल की ओपनिंग होती है सर्वाइवल माइंडसेट से। समय रहना डायरेक्ट कॉमेडी पे नहीं कूद जाता है कि ये हाँ नहीं, वो ऐसा शुरुआत से बिल्डअप होता है कि भाई क्या क्या झेला यार, क्या क्या हो गया और ये और वो, फिर वो गिना रहा होता है लोगों के नाम और ये और वो और इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्या मीडिया चढ़ गई थी हमारे ऊपर। कॉमेडी से नहीं हुई, वो उन्होंने शुरुआत की कि मैंने क्या क्या झेला। पॉइंट नंबर 2 स्टार्टिंग की लाइन ही क्लियर कर देती है कि ये पोस्ट कंट्रोवर्सी स्टोरी टेलिंग है, कोई नॉर्मल एज यूजुअल स्टैंड अप नहीं है। एंड आई पर्सनली लाइक ये जो स्टोरी टेलिंग वाले जो स्टैंड अप्स होते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जिनमें स्टोरी होती है और उन स्टोरी में कुछ कुछ जगहों पे जोक्स होते हैं। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ सार्केज्म, जोक्स, क्राउड वर्क, ये सब मेरे को नहीं पसंद, ये सब मेरे को कभी पसंद नहीं आता। लेकिन जिसमें स्टोरी होती है ना, आई लव स्टोरीज एंड पीपल ऑल्सो डू। पॉइंट नंबर 3 समय अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि मैं जीता नहीं हूं, मैं बच गया हूं। एंड दैट्स वेरी ट्रू इन इंडिया की। इस सिस्टम से जीता नहीं जा सकता, इस सिस्टम से सिर्फ बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 कश्मीर वाली लाइन एक आइडियोलॉजिकल लेंस सेट कर देती है कि लाइफ कभी भी एक फेयर फाइट नहीं होती, बॉक्सिंग मैच जैसी नहीं होती। इट्स अ वेरी अनफेयर गेम एंड स्पेशली इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, एंटरटेनर जिसको कहते हैं, तो आपकी लोग भुंड फाड़ने में 2 सेकंड नहीं लगाते। इट इज वेरी अनफेयर टू यू। पॉइंट नंबर 5 ऑडियंस को पहले ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है समय, जो कि इंटेंशनली किया गया था। ठीक है, वो उसका राइटिंग का तरीका था कि मैं कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ। उसको वो स्टोरी बतानी थी बट उसको किस तरीके से बताना था, वो जो क्राफ्ट उसने किया ना, बहुत अच्छा लगा। पॉइंट नंबर 6 समय पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है फिर जोक्स ड्रॉप करता है। स्टिल अलाइव एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्टोरी टेलिंग के साथ जोक्स का। समय को कभी हमने ऐसा कुछ करते देखा ही नहीं था। वो स्टैंड अप करता था बट इट वाज वेरी डिफरेंट। ये इमोशनल वगैरह वो कभी नहीं करता था। जैसा समय ने खुद भी कहा कि उसने उस पॉइंटर पे किसी शायद पॉडकास्ट में कहा था कि वहां पे उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। उसका जो कैरेक्टर, उसका जो पर्सोना है ना ऑल ओवर इंटरनेट की, भाई मैं हरामी आदमी हूं और मैं कभी, कोई मेरे से एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि मैं एक हरामी आदमी कभी सही बात करे। नोबडी विल एक्सपेक्ट दैट। जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे। हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। उसने उस जगह पे जेन्युइनली उस चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया और बहुत अच्छे से जोक के वे में बोल दिया कि भाई नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। That was like, I love that line भाई। उसने जितने हंसाते हुए उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया ना भाई, मतलब बिना ज्ञान देते हुए उसने ज्ञान दिया है। पॉइंट नंबर 7 समय एस्टैब्लिश करता है कि मैं वो बातें बोलूंगा जो
एक्चुअली में कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर जिसने भी ये सब चीजें झेली है वो बाहर आके नहीं बोलता। तन्मय, मुनावर, इन सब के साथ जब केस कूस हुआ था तो वो लोग इतना ओपन हुए नहीं थे बाहर आके। किसी भी तुम स्टैंड अप वो में ले लो, मुनावर और तन्मय थोड़े थोड़े जोक्स मारते थे, लेकिन समय ने प्रॉपर एक स्टैंड अप स्पेशल ही लिख दिया। ये होता है एस्टैब्लिशमेंट, जो किसी ने अभी तक नहीं किया मैं करूंगा। पॉइंट नंबर 8, समय ने अपनी डिलीवरी बहुत ही इस मतलब स्टिल लाइफ के लिए बहुत ही टोन डाउन की है, नहीं तो वो बहुत ही चीखते चिल्लाते वाले टोन में रहता है। बट इसमें उसने वो कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। वो एकदम हाई एनर्जी के साथ नहीं है, वो बैठा है चेयर के ऊपर मस्त बैठ के बस वो बातें करने आया है लोगों के साथ। इस पॉइंट पे समय की मैच्योरिटी दिखती है कि उसने जो जो झेला है उसको वो चीज कियोटिक नहीं बतानी थी, उसको वो चीज कामनेस के साथ बतानी थी कि देखो सुनो और बकचोदी तुम भी मजा लो। पॉइंट नंबर 9, समय ह्यूमर को बहुत हद तक डिले कर रहा था इसको कि थोड़ा सा और खींचेंगे, थोड़ा सा और खींचेंगे, थोड़ा सा और खींचेंगे, और जब ऑडियंस एकदम खींच जाएगी तब ह्यूमर ड्रॉप कर देंगे। समय ने वो मॉडल अपनाया था इसमें कि पहले इन्वेस्टमेंट बाद में पे ऑफ। पहले ऑडियंस को इन्वेस्ट करा दिया पूरी स्टोरी में, फिर एंड में ड्रॉप, पे ऑफ। मतलब समय उस पॉइंट तक खींचता है लोगों को, इमोशनल उस पॉइंट तक कर देता है जहां ऑडियंस पूरा रोने वाले होती है, और उसी पॉइंट पे वो अपना बम गिरा देता है। Needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। यहाँ पे आंसू आ गए, बस वो रोने नहीं देता है, वो इमोशनल करेगा लेकिन वो रोने नहीं देगा। इट इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि ऑडियंस अगर रोना शुरू कर देगी ना तो वो सोचना बंद कर देगी, समझना बंद कर देगी, उसके बाद उसको तुम जो खिलाओ वो मान लेगी। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि समय ने इमोशनल किया लेकिन रुलाया नहीं। पॉइंट नंबर 10, स्टिल अलाइव का ओपनिंग एक कोर्ट रूम स्टेटमेंट की तरह लगता है, एक यूजुअल कॉमेडी स्पेशल की तरह नहीं। सो इस पॉइंटर से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी आर्क। पैरों में बाल कभी मत उगाना, ये पसीने वसीने ऐसे पैरों में ऐसे बह रहे हैं ना तो अजीब सा ऐसा गुदगुदी सी हो रही है। पॉइंट नंबर 11, समय ने कोर बैकबोन को रखा है जो इंडियाज गॉट लेटेंट का फॉल आउट था, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि इट वाज अ ह्यूमंगस शो। जितने नंबर्स वो पुल कर रहा था ना, समय ओटीटी की तमतमा गई थी कि ये इतने नंबर्स पुल कर सकता है कि इतनी ऑडियंस सही में एक्चुअल में है। इंडियाज गॉट लेटेंट इतना बड़ा शो था, समय ने खुद बोला था कि मेरे को ओटीटी वाले अंधा पैसा दे रहे हैं कि आप इसको यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, लेकिन समय नहीं गया क्योंकि समय को चाहिए था कि भाई वो सब चीज अनफिल्टर्ड रखे, वो जोक्स कभी ऐसे फिल्टर ना करे। सो वो उसने यूट्यूब पे ही रखा, उसने सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ही रखा, और इतना कम सब्सक्रिप्शन रखा जितना कोई भी इंसान दे सकता है। क्योंकि मैं इस चीज के लिए बहुत तारीफ करता हूँ कि समय का मोटिव पैसा कमाना था ही नहीं। उसने पैसे कमा लिया, वो उसकी मेहनत का नतीजा और ईमानदारी का नतीजा है, लेकिन समय का मोटिव पैसा कमाना नहीं था, समय का मोटिव एंटरटेनमेंट देना था। उसका मोटिव हमेशा से वही था, उसका मोटिव कभी भी, मैंने उसको बहुत पहले से देखा है, 2021 से देख रहा हूं मैं उसको, एंड उसका मोटिव मेरे को तभी सही लगता है कि भाई वो अंत में पैसा कमाना आया ही नहीं है, वो बस लोगों का भला चाहता है। वो जिसको उसको जो पसंद आता है ना उसके लिए भाई वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उसके सपोर्ट के लिए। उसने गेमर फ्लीट को उठाया, शारन वर्मा हो गई, फिर कुशल भानुशाली हो गए, कितने लोगों को अभी इतनी जगह दी उसने। समय ऑडियंस का फेवरेट है, देयर इज अ रीजन। समय का दिल बहुत बड़ा है एंड आई लव दैट थिंग अबाउट समय। समय ने खुद भी कहा है कि जब लोग उसकी बकचोदी पे हंसते हैं ना उसको बड़ा अच्छा लगता है, जब वो लोगों को हंसा पाता है अपनी लाइन से, अपनी मस्खरी से, उसको बड़ा अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 12, समय ने कंट्रोवर्सी को विलनी नहीं दिखाया कि विलनेस बना दिया कि हमारी देश की कोर्ट ऐसा है, हमारा देश ऐसा, हमारा ये है, हमारी ऑडियंस बैकवर्ड है। उसने ऐसा पॉइंट आउट करके नहीं बताया, उसने बताया कि भाई देख मेरी भी गलती थी, गलत मैं भी था और कर दी भाई घटिया बात। वो खुद ने उसने बोला कि भाई रणवीर अलाहाबाद घटिया आदमी है यार, मम्मी उसकी बातें मत सुना करो। वो मानता है कि भाई वो मिस कैलकुलेशन की वजह से वो सारी दिक्कतें हुई थी, उसमें किसी को भी तुम ऐसा पॉइंटर करके नहीं बता सकते कि तुम्हारी ही गलती थी। गलती उस पॉइंट पे सबकी थी, बट समय का कहना था कि देखो गलती हमारी हुई थी बट उस चीज के लिए हमें जस्टिस भी तो दो कि तुम लोग मान लो। फिर उसने एग्जाम्पल भी दिया कि जब मैंने वो ट्विटर वाला कांड जब मेरे साथ हुआ था तो तब ऑडियंस ने, जो लड़कियां मेरे को सपोर्ट करती थी, वो अभी मेरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे मैं कुछ भी कर दूं, मैं कैंसर का इलाज ले आऊं, वो लड़कियां बोलेगी है समय। ऐसे ही देते हैं ना सजा कि भाई अब मैं तुमको देखूंगी नहीं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती थी, अब मैं तुमको नहीं देखूंगी, ये सजा देना होता है उस पॉइंटर पे। ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही है, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। ये वैलिड सजा कहीं से कहीं तक नहीं था, समय ने वो भी क्लियरफाई किया। स्टिल लाइव में तुम अगर ऐसे ब्रेक डाउन करके देखोगे ना भाई, उसमें बहुत सारी बातें थी मल्टी लेयर्ड जो समय कहना चाहता था बट जनरल ऑडियंस तक शायद पहुंच गया हो, या भी मैं पहुंचा रहा हूँ। देन पॉइंट नंबर 13 की भाई मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार, मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार।
पॉइंट नंबर 14, इंडियाज गॉट लेटेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जोक के कारण पूरी चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट मेरे को लगता है दिस वाज नॉट ट्रू। ठीक है, इंडियाज गॉट लेटेंट में इससे भी खतरनाक बातें हुई हैं, इससे भी खतरनाक जजेस ने भी बोला है, ऑडियंस ने भी बोला, सबने बोला है। What was your favorite part about the Dahmer show? When he used to keep the genitals of the people with him because he found them pretty. That was your favorite part? Yeah. मैं जा रहा हूँ वापस। भाई एब्डोमेन गार्ड लाओ भाई सबके लिए इधर यार, इधर लड़ाई कर जाएगा यार यहाँ पे बहन। मासूम चेहरे के पीछे ये छुपा होगा, किसको पता था यार। भाई आगे शिनचैन की आवाज निकाली और बोल रहे कि गोटे इकट्ठे करने लो। बट द थिंग इज ना कि भाई तुम एक मान लो एक कील है, उसको तुम दीवार में ठोक रहे, सो ऐसा नहीं होता कि एक बार ठोके तो वो कील घुस गया एंड फिर तुम उसमें कुछ भी टांग सकते हो, नहीं ना, उसको तुम बार बार ठोकोगे तभी वो कील पेनिट्रेट करता है। सेम गोज टू इंडियाज गॉट लेटेंट जोक्स, उसमें इस लेवल के ही आते थे, बट एक जोक कुछ ज्यादा ही फट गया जिसके कारण वो पूरा शो ही बंद हो गया। पॉइंट नंबर 15, समय कहीं भी अपने आप को फुल्ली डिफेंड नहीं कर रहा है कि नहीं मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो भाई कॉमेडी के लिए लड़ रहा हूँ। उसने माना है कि भाई एम्बिग्यूटी दिखाई है कि भाई देखो मेरी भी गलती थी, कर दी भाई, रणवीर अलापादिया ने घटिया बात कर दी, उस रैपर ने घटिया बात कर दी, फिर वो सब चीजें सब एक साथ इतना मिक्सअप हो गया कि उसमें मेरी भी गलती आ गई कि भाई शो तो मेरा ही था ना यार। एट द एंड तुम अगर मान लो कपिल शर्मा शो में किसी ने कुछ बोल दिया तो हंसेगा तो कपिल शर्मा ही ना, उसके नाम पे शो चल रहा है। सो समय ने वो भी एक्सेप्ट किया कि मेरी भी गलती थी। पॉइंट नंबर 16, समय आउटरेज को बताता जरूर है लेकिन उसमें फुल्ली सबमिट नहीं करता है कि उसमें पूरा घुस गया। वो चाहता तो आउटरेज को और डिटेल में बता सकता था समय के साथ, और पूरे जितने भी थे, तुम रेबल किड को ले लो, इन सब के साथ कितना कुछ हुआ था, लेकिन उसने बस सरफेस से बताया कि ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही है। उसने कभी डीप डाइव नहीं किया। डीप डाइव करके ऑडियंस को और इमोशनल कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि उसका मेन मुद्दा वो था ही नहीं। उसका मेन मुद्दा था उस कंट्रोवर्सी को बताना, और उस कंट्रोवर्सी का ये एक पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ घुस जाता ना, कंट्रोवर्सी छुप जाती, सिर्फ यही रह जाता कि रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसकी मम्मी को ये हो गया, वो हो गया, इसको ऐसे कर दिया, वैसा कर दिया, बातें यहीं फंस जाती। बट उसका मेन पर्पस सिर्फ आउटरेज नहीं था, पूरा कंट्रोवर्सी को वो देख रहा था। तो उसने आउटरेज को सिर्फ टच अपॉन किया कि ऊपर से छू के निकल गया, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 17, एफआईआर, थ्रेट्स, कैंसिलेशन, ये सब चीजों को बता के समय ने एक स्टेक को बताया कि हम लोग कितने लोग पड़े हुए थे। उसने जीटीए का भी रेफरेंस दिया कि भाई ऐसा हो लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा क्रिमिनल काम ही कर दिया, एक जोक क्या मार दिया भाई, लोग ही आ रहे हैं कि भाई पुलिस आ रहे हैं इधर से, भाई सीएम ये कर रहा, वो कर रहा, भाई सीएम ने केस कर, भाई क्या हो रहा है भाई, जोक मारा था भाई। पॉइंट नंबर 18, समय ने कैंसिल कल्चर को एज अ विक्टिम के तौर पे नहीं बताया, उसने कैंसिल कल्चर को नैरेटिव टेंशन की तरह बताया। समय ने प्रॉपरली खुद को विक्टिमाइज नहीं किया है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, हो गया वो हो गया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, सब नहीं कर रहा है। उसने सोशल मीडिया आउटरीच और लोगों के जो नैरेटिव कैसे हो रहे थे उसके ऊपर ज्यादा टेक लिया है, एंड वो नैरेटिव के वजह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा था उसने वो चीजें बताई है। वो बताने का तरीका उसका बहुत अलग था, उसने खुद को विक्टिम बताया लेकिन विक्टिम बताया भी नहीं। समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 19, स्टिल लाइफ का जो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था वो राइज, कोलैप्स और आफ्टर मैथ्स के ऊपर था। पॉइंट नंबर 20, ऑडियंस पहले डैमेज समझती है फिर लाफ करती है, तो दिस इज कॉल्ड डिलेड पे ऑफ, एंड देन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उस जगह पे समय उस चीज का पे ऑफ डाल देता है। तो वहां पे मैंने बिल्डअप दिया था, उसका पे ऑफ उतनी दूर जाके दे रहा है समय। लाइक तुम अगर स्टोरी टेलिंग वाले स्टैंड ऑफ्स देखते हो तो ये चीजें तुम वाकिफ हो कि भाई ऐसा जाकिर खान भी करते हैं, ऐसा ग्रोन अप्स में भी किया था जसप्रीत पाजी ने, तो ये चीजें कॉमेडियंस करते हैं और बहुत अच्छा काम करता है। अब आ जाते हैं 21 से 30 में, जब समय के पर्सनल और इमोशनल कोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 21, समय फैमिली का इंपैक्ट दिखाता है कि माँ डरी हुई है, बाप मीम बेच रहा है। पॉइंट नंबर 22, फादर एक सिंबल बन जाते हैं स्टोइक सर्वाइवल माइंडसेट का। समय ऐसा बोल रहा होता है कि पापा मेरा शो चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, आप रो नहीं रहे हो, हंस रहे हो यार। कह रहे हैं मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। एंड देन फिर वो समय को हिम्मत देते हैं कि यार द शो एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ यू, यू डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। कितनी बड़ी बात है, मजाक से हट के कितनी बड़ी बात है, और ये चीज तुम सोचो कितना हिम्मत देता है। वो चीज ना फील हो सकती है कि भाई ये शब्द कितना हिम्मत दे रहा है उस टाइम समय के अंदर। अगर तुम खुद को उस जगह पे रख के देखोगे ना, इस पॉइंटर पे समय था, वो जगह जब उसके पापा बोलते हैं ना कि यार शो एग्जिस्ट करता था तेरी वजह से, तू नहीं एग्जिस्ट करता है उस शो की वजह से, तू शो भाई तू एक शो गया तू 50-60 और बना लेगा यार, तेरे में हिम्मत है। ऐसा बोलने वाला कोई व्यक्ति उस टाइम चाहिए होता है। समय के पापा ने समय को जो वर्चुअली हग किया है ना उस सीन में, दैट इज लाइक प्योर फादर सन बॉन्ड। पॉइंट नंबर 23, इमोशनल ऑनेस्टी आयरनी को रिप्लेस कर देती है। पॉइंट नंबर 24, कूल कॉमेडियन का जो समय का पर्सोना था ना, वो समय अब टूट के एकदम वल्नरेबल हो चुका है। समय के तुम पहले के स्टैंड अप उठा के देख लो, समय का स्टैंड अप करने का तरीका बहुत ही अलग था। वो कभी भी इमोशनल ऐसे नहीं वो करता था, टेक लेता था, वल्नरेबल कभी नहीं रहता था, बहुत ही कूल चिल वाइब वाला रहता था वो। बट इस पॉइंट पे उसने अपना वो पर्सोना तोड़ दिया, बिकॉज स्टिल अलाइव में उसको सिर्फ कॉमेडी नहीं करनी थी, उसको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना था, अपनी अंदर की बातें बतानी थी। पॉइंट नंबर 25, चाइल्डहुड बुलिंग को ह्यूमर का ओरिजिन बना देता है। देखो ये पॉइंटर उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो समय को जानते हैं, जो समय को बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि समय ये बात उसने स्टिल लाइव में नहीं की थी, बट पॉडकास्ट वगैरह में उसने किया था। उसने बताया था कि समय को जब स्कूल में बुली किया जाता था ना, तो
वो उस चीज से कोप अप करने के लिए लोगों के साथ और ज्यादा घुलने मिलने के लिए उसने जोक्स का सहारा लिया। वो स्ट्रीट जोक्स उठाता था और उन स्ट्रीट जोक्स को स्कूल में जाकर सुनाता था तो लोग हंसते थे। तो वैसे वैसे धीरे धीरे उसके दोस्त बनना शुरू हुए स्कूल के अंदर। तो उसको तो स्कूल में लोग बुली कर रहे थे, उसका उसने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। वो रेसिज्म से निकलने के लिए समय ने ह्यूमर का इस्तेमाल किया और समय के अंदर ह्यूमर का ओरिजिन उसी टाइम हुआ था और उसके बाद आज समय कहाँ है देख लो। पॉइंट नंबर 26, और ये समय हर जगह इस पॉइंटर को लेके हर जगह जाता है। उसका जो कश्मीरी पंडित वाला जो आइडेंटिटी है वो उस चीज को डेप्थ बिल्ड करने के लिए और ह्यूमर का तड़का लगा के बहुत ही इस तरीके से बताता है ना कि तुमको उसमें उसकी डेप्थ भी दिख जाती कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम वो जब उस चीज को घुमा के जोक बना देता ना तुमको हंसी भी आती है उस पॉइंटर पे। तो उसने तुमको फील कराने के साथ साथ तुमको हंसा भी दिया। दैट इज कॉल्ड राइटिंग। पॉइंट नंबर 27, समय ट्रॉमा को ड्रामेटाइज नहीं करता है, वो उसको नॉर्मल टोन में बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा था। तुमको अगर रेबल किड का वो यूट्यूब वीडियो याद हो जिसपे उसको बहुत गालियां पड़ रही थी, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने प्राइवेट कर दिया, बट उस पॉइंट पे रेबल किड का वाला वीडियो देख के तुमको बहुत ड्रामेटाइज फील होगा। स्टिल लाइफ देखते हो तुमको कहीं से ड्रामेटाइज फील नहीं होगा, क्योंकि समय रैना उस चीज को ड्रामेटाइज करना ही नहीं चाहता था। उसको ड्रामा की तरह नहीं दिखाना चाहता था, वो उसको नॉर्मलाइज तरीके से दिखाना चाहता था कि ऑडियंस समझ पाए उसकी जो ऊपर बीत रही है। और साथ में जैसा मैंने बोला कि उसको लोगों को इमोशनल करना था, रुलाना नहीं था। जब आप किसी चीज को ड्रामेटाइज कर देते हो ना ऑडियंस रो देती है, लेकिन जब आप किसी ट्रॉमा को नॉर्मलाइज कर देते हो ना तब ऑडियंस इमोशनल होती है। पॉइंट नंबर 28, जैसा मैंने कहा कि ह्यूमर को समय एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज करता है। स्कूल के टाइम में भी कर रहा था और अभी भी स्टेज में वही कर रहा है। पॉइंट नंबर 29, कुछ मोमेंट्स में कॉमेडी एकदम गायब ही हो जाती है एंड स्टिल अलाइव मेरे लिए एक थेरेपी जैसा बन जाता है सबके लिए। वो जब वो फादर वाला एंगल, फादर सन वाला एंगल जब लाता है ना, तो उस पॉइंट पे आपको लगता है कि मैं ये कॉमेडी शो देख ही नहीं रहा हूँ, ये मेरे लिए थेरेपी की तरह काम कर रहा है यार। कि यार ये बातें सुन के मेरे को मेरे को हंसी नहीं आ रही, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को दिल से खुशी हो रही है इन बातों को सुन के। तो तुम्हारे लिए इमोशनल थेरेपी का काम करता है, जिसके लिए मैं अगेन समझाने को थैंक यू बोलना चाहूंगा। तुम सब भी लिखो। पॉइंट नंबर 30, ऑडियंस रिएक्शन चेंज हो जाता है। लोग लाफिंग से लिसनिंग में आ जाते हैं। समय शिफ्ट करते रहता है, पहले लाफ फिर लिसन, फिर लाफ फिर लिसन। स्टोरी टेलिंग स्टैंड अप्स में ज्यादातर तुमको यही देखने को मिलेगा, पहले लोग बहुत गंभीर से सुन रहे हैं, फिर है, फिर लोग बहुत गंभीर से सुन रहे हैं, फिर है, ये सब चलता ही रहता है। ऐसे स्टोरी टेलिंग काम करती है। तो पॉइंट नंबर 31 से 35 तक आ जाता है, जहां हम लोग कॉमेडी स्टाइल और क्राफ्ट की बातें करेंगे। स्टिल लाइव में समय ने अपने कॉमेडी का स्टाइल रखा था, डीप एंड डार्क ह्यूमर प्लस कन्फेशन प्लस कमेंट्री का मिक्स। पॉइंट नंबर 32, पंचलाइंस कम है और हैवी और कंसेंचुअल है। पॉइंट नंबर 33, समय स्टिल लाइव में रैपिड फायर कॉमेडी जोक्स की तरह नहीं सब कुछ बोले जा रहा है कि अभी एक ये आया, उसका फिर एक जोक आ रहा है, फिर एक जोक आ रहा है, फिर एक जोक आ रहा है, वैसा नहीं। स्टोरी टेलिंग रिदम के थ्रू वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है और उसके बीच में मोमेंट्स में जोक है। कहीं पे ऑफ में जोक मिलता है, कहीं पे ऑफ में तुमको नॉलेज मिलती है और कहीं पे ऑफ में तुमको रिलीफ मिलती है कि बच गए। पॉइंट नंबर 34, साइलेंस भी टूल है। जितने समय ने पॉजेस लिए ना उतना टेंशन और बिल्ड होते गए लोगों के बीच में, और जस्ट वो टेंशन बिल्ड करता है एंड जस्ट ड्रॉप। ऐसे स्टोरी टेलिंग वाले स्टैंड अप्स में तुमको ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स लगते हैं जहां वो पॉजेस लिए जा रहा है, स्टोरी और इंटेंस होते जा रही ड्रॉप। पॉइंट नंबर 35, ह्यूमर डिस्कम्फर्ट के बाद रिलीज की तरह बाहर आता है। देन आ जाता है पॉइंटर 36 से 40 में, जिसके बीच में हम लोग मेटा मीनिंग्स और इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 36, समय ने स्टिल लाइफ स्पेशल का जो मेन थीम रखा है वो है पब्लिक परसेप्शन वर्सेस पर्सनल रियलिटी, कि लोगों का क्या परसेप्शन था और मेरी पर्सनल क्या रियलिटी चल रही थी। पॉइंट नंबर 37, स्टिल लाइफ देखने के बाद हमें खुद से क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, समय ने ऐसा बोला नहीं लेकिन हमें हिंट जरूर दिया है कि ऑफेंसिव क्या है और वो डिसाइड कौन करता है, हम, कि हमारे लिए ऑफेंसिव क्या है वो हम डिसाइड करते हैं। लोगों का परसेप्शन हो रहा है उसके ऊपर बैठ के हम लोग अपना ओपिनियन क्यों बना रहे हैं। खुद देखो, खुद अपना ओपिनियन बनाओ। तुमको अगर मजा आ रहा है, तुमको अगर ऑफेंसिव नहीं लग रही तो तुम क्यों भेड़ चाल में घुसना चाह रहे हो। खुद का दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है ना, वो झंडे वाले नहीं हो ना, तुम दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ ना भाई। पॉइंट नंबर 38, स्टिल अलाइव सिर्फ एक कॉमेडी स्पेशल नहीं है, ये एक बैकलैश एरा का कल्चरल डॉक्यूमेंट है। पॉइंट नंबर 39, एंड आई लव दिस पॉइंटर, कि भाई जो एंडिंग थी स्टिल अलाइव की वो कहीं से भी एंड द गेम नहीं लगता है कि भाई ये एंड गेम हो गया अब और कुछ नहीं आने वाला। वो वहां से रीबर्थ लगता है और बहुत जल्द हम लोग वो रीबर्थ को देखने वाले हैं, विटनेस करने वाले हैं। थोड़ा सा क्लीन हो सकता है लेकिन वो एनर्जी जरूर होगी वापस से। इट्स फकिंग समय रैना भाई, वो जो कर सकता है ऐसा कोई कॉमेडियन अभी है ही नहीं मार्केट में जो वो चीज को पुल ऑफ कर सके। 140, समय ने जो टाइटल दिया है स्टिल अलाइव, उसका मतलब सक्सेस नहीं, डिस्ट्रक्शन के बाद का एग्जिस्टेंस है। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो कोई पॉइंटर नहीं है, कि भाई ये स्पेशल हमें इतना अच्छा क्यों लग रहा है, ऑडियंस को इतना अच्छा क्यों लग रहा है। क्योंकि ये जो कॉमेडी स्पेशल है ये कहीं से भी फनी होने की कोशिश नहीं करता है, ये ऑनेस्ट होने की कोशिश करता है। देखो, एक कॉमेडी स्पेशल लिखने के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उसमें से तुम कौन सा स्ट्रक्चर चूज करते हो, तुम अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहते हो, तुम्हारे हाथ में। समय ने स्ट्रक्चर रखा था कि उसको अपना ट्रॉमा दिखाना, देन रिफ्लेक्शन दिखाना था, देन ह्यूमर, ना कि जोक्स। देखो, ह्यूमर अलग होता है, जोक्स अलग होते हैं। समय को ह्यूमर दिखाना था एंड देन उसके बाद जोक्स देने थे। पूरा का पूरा स्पेशल एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री की तरह लगता है, बस जिसको समय ने एक स्टैंड अप के फॉर्म में बनाया है। देखो, ज्यादातर जो कॉमेडियंस के कॉमेडी स्पेशल होते हैं उसमें वो लोग दिखा रहे होते हैं कि मैं देखो कितना फनी हूं, बट स्टिल अलाइव में समय ने बताया कि देखो मेरे साथ कितना कुछ हुआ और मैं अब भी जिंदा हूं। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और मिलते हैं अगले किसी रोस्ट रिएक्शन
ओपिनियन रिव्यू वीडियो में अगला वीडियो सलार के ऊपर होने वाला है और एक बहुत ही लंबा चौड़ा लेंदी वीडियो होने वाला है। सो या उसके लिए तैयार रहना। उस पर भी मैं बहुत रिसर्च वगैरह काम कर रहा हूँ, बट उस पर भी वीडियो लाएंगे बहुत जल्दी, उसका इंतजार करो। और मिलते हैं किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू वीडियो में। तब तक तुम बताना तुमको ये वीडियो कैसा लगा और या बाय। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है।